अध्याय 11 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या है, हम बल और गति के अध्याय में ऐसा सब कुछ घटनाओं से परिचित हुए हैं जहाँ वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है। जैसे एक पत्थर को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वापस सतह पर आ जाता है। बारिश की बूंदों से लेकर सूखा पत्ता, धूल के कण, सब कुछ पृथ्वी पर ही आ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने पिछली कक्षा में जाना कि सौरमंडल में पृथ्वी जैसे कई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा जैसे उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के ऊपर या चंद्रमा की पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिरता? तो ये बहुत सारी अवधारणाएं हैं, मन में प्रश्न है। आप एक पत्थर लीजिए और उसको रस्सी से जोड़ दीजिए, बांध दीजिए और उसको घुमाइए। आप देखेंगे इसको आप जब घुमाएंगे इस पत्थर रस्सी को, और यदि रस्सी या धागा जो बांधे हैं वो टूट जाता है या हाथ से छूट जाता है तो किधर गिरेगा? इसको आप सोचिए। तो इसमें देखते हैं गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर जो वृत्ताकार गति में घूम रहे गुटके को धागा जोड़े रखता है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ऐसा कोई मजबूत धागा नहीं है जो चंद्रमा को बांध रखे। फिर भी ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के केंद्र में रखकर नियत घूम रहा है? तो काफ़ी समय तक लोगों का यह मानना था कि चंद्रमा और अन्य वस्तुओं को आकर्षित करना पृथ्वी का विशेष गुण रहा है, और इसी के कारण चंद्रमा और अन्य सभी तारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। किंतु तारा जो मंडल है तथा ग्रहों के विभिन्न अवलोकनों के साथ यह मान्यता जो है मेल नहीं खाई। इन अवलोकनों के आधार पर बनी जो कोपरनिकस की सौर केंद्रित ब्रह्मांड की धारणा एवं केपलर के नियमों के साथ भी वह मान्यता ठीक नहीं बैठ रही थी। उनके अनुसार अगर सूर्य केंद्र में है और ग्रह उसके चारों ओर घूम रहा है, कुछ वैसा ही जैसे कि इर्द गिर्द चंद्रमा का घूमना, तो यह मानना होगा कि जैसे पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है उसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस संदर्भ में आइजैक न्यूटन ने अन्य वैज्ञानिकों के काम को समझकर तथा सभी अवलोकनों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि आकर्षण बल केवल पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच नहीं रहता, बल्कि संसार की सभी छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बीच होता है। पत्थर हो, धूल हो, धूल के कण हो, पानी हो, ग्रह हो, तारे हो इत्यादि प्रत्येक वस्तु है द्रव्यमान के कारण हर दूसरी वस्तु का आकर्षण बल लगाते हैं। द्रव्यमान के कारण आकर्षित करने का यह गुण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या है, हम दो पिंड लिए हैं। मान लो कोई दो पिंड लिए हैं, पिंड ए और पिंड बी। ठीक, इन दोनों पिंड की दूरी r है। ठीक, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसका पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। न्यूटन के अनुसार, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग और समझेंगे। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है।
सार्वत्रिक नियम क्या है कि इन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये दोनों वस्तु ए और वस्तु बी है, इसके बीच की दूरी क्या है? आर है, स्मॉल आर में है। ये भी वस्तु है, पिंड है, और ये एक दूसरे पर एफ बल से आकर्षित है। एफ बल से दूसरे से आकर्षित कर रहे हैं। पिंड ए और पिंड बी का द्रव्यमान क्रमशः क्या है? पिंड ए और पिंड बी का द्रव्यमान क्रमशः पिंड ए का m1 और पिंड बी का m2 है द्रव्यमान। तो न्यूटन के नियमानुसार उनके बीच लगने वाले बल का मान जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दोनों उनके बीच में लगने वाला बल का मान दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उसको ध्यान सुनना ना, अर्थात एफ अनुक्रमानुपात m1 गुणा m2 समीकरण 1 है। ये ए लगा है, अल्फा बोलो या ए बोलो, ये अनुक्रमानुपात। तो इसमें क्या है? दोनों वस्तु के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। तो यहाँ देखेंगे एफ व्युत्क्रमानुपात 1/r का वर्ग समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा? एफ व्युत्क्रमानुपात आर, इसकी जगह क्या होगा? m1 गुणा m2, यानी पहली वस्तु का द्रव्यमान दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बटे आर का वर्ग, समीकरण 3 होगा। तो ये हो जाएगा f बराबर g m1 गुणा m2 बटे आर का वर्ग। तो g यहाँ क्या है? ये g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक। तो इसका जो SI पद्धति में g का जो मात्रक है उसका मान है, g का जो मान है 6.67 गुणा 10 के घात 11 न्यूटन मीटर वर्ग पर किलोग्राम वर्ग होता है। ये ध्यान रखेंगे। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, इसका मान 6.67 गुणा 10 के घात -11 Nm स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे पर किलोग्राम वर्ग होता है, ठीक है। न्यूटन को जी का मान पता नहीं था। सन 1797 में कैवेंडिश ने ज्ञात द्रव्यमान की दो वस्तुओं को कुछ दूरी पर रखकर उनके बीच आकर्षण बल का आकलन कर समीकरण जो 4 है उसे जी का मान ज्ञात किया। अब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी। तो गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन जी को देखेंगे। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, एक्सेलरेशन को, गुरुत्वीय त्वरण को। तो गति के जो अध्याय में हमने जाना कि बल के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है ये गति के नियम में। तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी है स्मॉल जी का, उसके बारे में ध्यान सुनेंगे। किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है, किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से जब आकर्षित करती है तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन, किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है, और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो समीकरण जो 4 है उसमें समीकरण 4 है और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से हम जी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान ले पृथ्वी की सतह पर एक m द्रव्यमान की वस्तु है और पृथ्वी के ऊपर F बल लगा रही है। तो समीकरण 4 से क्या होगा? समीकरण जो 4 है उससे F बराबर G m है ना, m यानी कैपिटल M स्मॉल m बटे
आर का वर्ग, कैपिटल आर का वर्ग। तो यहाँ पर क्या है, एम जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर जो है पृथ्वी के केंद्र की सतह की दूरी है, ये वाला आर, ठीक है। और स्मॉल एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। तो यहाँ सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, ठीक। तो ये होगा F बराबर एम जी, ये छठवां समीकरण बनेगा। F बराबर एम जी छठवां समीकरण। समीकरण 5 व 6 को एक साथ लिखने पर F बराबर एम जी इसलिए हुआ, जो G है वस्तु का द्रव्यमान, वो क्या बोल रहा है, वो गुरुत्वीय त्वरण है, वो अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु की जो आपस में लगने वाला आकर्षण बल है दो वस्तुओं के, वो गुरुत्वीय त्वरण हुआ। तो पृथ्वी है और अन्य वस्तु के जो द्रव्यमान की वस्तु है उस पर आकर्षण बल लग रहा है, तो वो क्या है, जी हुआ। दो वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है वो जी है। तो समीकरण 5 से ये समीकरण 6 है, तो 5 और 6 से क्या होगा, एम जी बराबर क्या होगा, जी एम पृथ्वी का द्रव्यमान बटे वस्तु का द्रव्यमान बटे आर का वर्ग पृथ्वी की सतह की दूरी का वर्ग है। ये 7 होगा समीकरण। तो समीकरण 7 की सहायता से जो जी का जो मान है उसको हम निकाल सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी m बराबर जो होता है वो 6 गुणा 10 के घात 24 किलोग्राम, और त्रिज्या जो है वो पृथ्वी का वो r बराबर 6.4 गुणा 10 के घात 6 मीटर होता है। तो गणना करने पर जी का मान जो है वो कितना आ जाता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड वर्ग के लगभग है। तो इसमें हम गणितीय सवालों को अध्याय में हल कर सकते हैं। जी के मान को 10 मीटर सेकेंड माइनस वर्ग लेकर के, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं मुक्त पतन यानी क्या होता है, फ्री ऑफ फॉल। मुक्त पतन फ्री ऑफ फॉल। तो इसमें क्या है, एक चित्र है, आप देखेंगे मुक्त फॉल में, फ्री ऑफ फॉल में ये चित्र है, ये व्यक्ति है, यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु, बी से सी बिंदु, सी से डी और डी से फिर ई बिंदु की ओर वो आ रहा है। मुक्त पतन जो है, मुक्त पतन में यहाँ पर क्या हुआ है कि चित्र के अनुसार एक बालक जो है गेंद को पृथ्वी से ऊपर किक करता है, और पृथ्वी के ऊपर ये किक करता है। गेंद का ऊपर जाने से लेकर नीचे आने तक का पथ जो है ए बी सी डी और ये ई तक है, इसके द्वारा दिखाया, जिसमें ए गेंद की प्रारंभिक स्थिति, सी गेंद की अधिकतम ऊंचाई तथा ई गेंद की अंतिम स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा अक्सर सोचा जाता है कि यदि वस्तु के में गति है तो उस पर जरूर गति की दिशा में बल लग रहा होगा, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। आपने बल एवं गति के नियम के अध्याय में देखा कि जरूरी नहीं है कि यदि वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु पर कोई बल क्रिया कर रहा हो। हमने गति के द्वितीय नियम से यह भी देखा है कि वस्तु के ऊपर क्रियाशील बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह संवेग की दिशा में हो। यदि वह संवेग की दिशा के विपरीत है तो संवेग को घटाएगा, ठीक है। तो वास्तव में चलती हुई हर वस्तु की गति के विपरीत वायु बल लगाती है, मगर यह बल बहुत कम होता है, और सहजता के लिए वायु द्वारा लगाए गए बल को हम अधिकांशतः नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि जब किसी वस्तु पर हम जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके ऊपर की ओर फेंकते हैं, वस्तु पर बल लगाए और उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो हम वस्तु को प्रारंभिक गति देते हैं। इस प्रारंभिक गति तथा संवेग के लिए बल चाहिए। शुरू में फेंकते समय हम बल लगाते हैं, पर वास्तव में यह है कि जब वस्तु हाथ से निकल जाती तब
वह हाथ के बल द्वारा अब क्रिया कर रहा है। हाथ पर भी वो क्रिया वस्तु है, वो क्या कर रहा है, बल कर रहा है। तो गति के प्रथम नियम के अनुसार बल लगाने पर वस्तु में गति का संचार होता है। फिर जड़त्व के कारण वस्तु की दिशा में वो ऊपर की दिशा में चलती रहती है। हाथ से निकलने के बाद वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही क्रियाशील होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु में जो त्वरण होगा वह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होगा। तो यहाँ वस्तु की गति जिस जिस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो, उस स्थिति को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या मुक्त पतन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बल लगाए हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर जा रहा है, ये जड़त्व में है, बल लगता है तो जड़त्व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है इसमें जड़त्व, और ये ऊपर जा रहा है तो इसका अधिकतम ऊंचाई है और ये न्यूनतम यहाँ आ गए। तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खींचता हुआ ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसके कारण इसका बल में उस बिंदु पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसका ये मुक्त पतन कहा जाएगा। क्रियाशील हो और उस स्थिति को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या मुक्त करना, तो ये मुक्त पतन होता है। क्रियाशील है और नीचे की ओर गिर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण में तो हम लोगों ने देखा कि अध्याय जो गति है उसमें त्वरण को ए माने हैं, ठीक। तो इस अध्याय में हम त्वरण को ए के स्थान पर जी मानेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ग्रेविटेशन में वहाँ पर ए था, गति में यहाँ जी रहेगा। तो गति के नियमानुसार उसका जो गति का समीकरण है उसके अनुसार यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का समीकरण क्या होगा, v बराबर, ये वेग है जो वस्तु है ना, और ये वस्तु का तो v बराबर u धन gt होगा, पहला समीकरण होगा। दूसरा समीकरण गुरुत्वीय त्वरण का समीकरण h बराबर ut धन 1/2 gt का वर्ग, और तीसरा समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2gh, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो h जो है वस्तु की पृथ्वी की तल से ये ऊंचाई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द्रव्यमान एवं भार, मास एंड वेट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।